मूवी की शुरुआत में हमको इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कश्मीर के पहाड़ियों में बारामुल्ला एरिया में हम देखते हैं कि एक फूल खिला है, जहाँ पर एक बच्चा जाके उस फूल को सहलाता है। तभी उसको नीचे से कोई पुकारता है ये बोल के कि जादू का शो शुरू होने वाला है, जल्दी इधर आ जाओ। फिर हम एक जादूगर को देखते हैं जो कि मानो एक नॉस्टैल्जिया की तरह जादू दिखाता है, जहाँ पर छोटे बड़े सारे लोग आए हुए थे। वहाँ पर हम वही छोटी बच्चे को नोटिस करते हैं जो कि उधर जादू देख रहा था, और एक आदमी था जो कि अपने मुंह को कपड़े से ढका हुआ था। वो जादूगर बोलता है मैं एक अनोखा नायब जादू दिखाऊंगा, ये बक्से में बच्चा तो जाएगा पर बच्चा वापस नहीं आएगा, पूरा गायब हो जाएगा। जादूगर सबको पुकारता है किसी में हिम्मत कि वो बक्से के अंदर आएगा। सारे बच्चे डरे हुए थे। तब ये छोटा बच्चा हाथ उठाता है। वो बड़ा आदमी उसको गौर से देख रहा था, जिसके मुंह पे कपड़ा लगा हुआ था। वो छोटा बच्चा बक्से के अंदर तो जाता है पर वो गायब हो जाता है, सिर्फ उधर उसकी बाल मिलता है। फिर हम देखते हैं कि इस केस के बारे में टीवी में बताया जा रहा है। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि गाड़ी लेके नया डीएसपी बारामुल्ला में आ रहा है, मतलब उसका नया पोस्टिंग हुआ है। ये कंट्रोवर्शियल डीएसपी है रिदवान शायद। और हम खबर में देख रहे ये बोल रहे हैं कि हमारे बारामुल्ला के एक्स एमएलए अंसारी जी के बच्चे शोएब को मानो एक जादू के जगह से किडनैप कर लिया गया। वो अचानक गायब हो गया है, जादूगर को कस्टडी में लिया गया है। डीएसपी जी अपने पूरे फैमिली के साथ बारामुल्ला में एक कॉटेज में रुकते हैं, जो कॉटेज दिखने में बहुत डरावना था। और उधर एक मुस्लिम चाचा इनकी देख रेख करने वाला था। पुलिस ने सब कुछ समझा दिया था उसको, वो बोल नहीं सकता। उसके फैमिली में उसकी बड़ी बेटी नूरी थी और उसका छोटा बेटा और उसकी वाइफ। बेटी को ये जगह बहुत ही डरावना लगा। बीवी पति से उतना बात नहीं करती, पर बोला जगह ठीक है। पति सिर्फ अपने काम से प्यार करता है। जगह बहुत ही डरावना था, बहुत सारे कमरे थे, मानो उसकी बेटी नूरी को इधर परेशानी होने लगी थी। फिर इधर से रिदवान पुलिस स्टेशन पहुंचता है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए। गाड़ी से उतरते ही उसके सामने कैमरे माइक्स आ जाते हैं ये पूछने के लिए अगर जादूगर कस्टडी में है तो आप लोग क्या कर रहे हैं। शोएब की कोई पता चला हमारे एक्स एमएलए के बच्चे अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे सुरक्षित है। फिर रिदवान जाके पूछता है कि करंट स्टेटस क्या है। शौकत जो कि कांस्टेबल है वो बोलते हैं सर जादूगर कस्टडी में, उसको 4 लफा और मारेंगे ना सब कुछ उगल देगा। पर तब से वही बकरा है कि ये जादू पूरा फिक्स है, इसमें कुछ भी रियल नहीं है। पट्टे के पीछे ही बच्चा रखा जाता है, पर इस बार बच्चा गायब था। उसके जगह एक चोटी रखा गया था जो कि बहुत बारीकी से काटा गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इससे पहले मैंने बहुत जगह जादू दिखाया है। जादूगर का ऐसा हालत देख के रिदवान भी सोचने पड़ जाता है कि इसने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि उसने उसके लाइफ जो बक्सा था उधर ही बता दिया था कि उसके पीछे एक पट्टा है और पूरा पुलिस के सामने उसने दिखा दिया था। अगर उसने गायब किया भी होता तो इधर वो नहीं रहता, वो तुरंत उधर से भाग जाता, पर उसने भागने की भी कोशिश नहीं किया। शौकत को वो बोलता ये केस बहुत ही पेचीदा है, तुमने देखा जो बच्चे की बाल काटा गया है कितना बारीकी से, मानो एक सीजर से काटा गया हो, और ये केस और भी लंबा चलेगा। दूसरी जगह हम जुनैद करके एक आदमी को देखते हैं जो कि खरीद करके एक लड़के से मिलता है जो कि नाई की दुकान पे बाल कटा रहा है। वो उसे बोलता है नया फसल आ चुका है, अच्छा किया खुद बच्चे दिख रहे हो, शेविंग वेविंग करके एकदम बच्चे बन जाओ। मास्टर जी ने पैगाम भेजा है, हमको जल्दी कुछ करना पड़ेगा। पुलिस भी एक्टिव है एमएलए के बच्चे को लेके। फिर हमको रात का टाइम दिखाया जाता है। कॉटेज में हम देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है उनका, वो एक बॉल से खेल रहा होता है। बॉल से खेलते खेलते उसको एक ऐसा जगह मिलता है जहाँ पर बॉल के ड्रॉपिंग की साउंड मानो बदल गया है। सुनने में लग रहा था कि नीचे कुछ ना कुछ तो है। वो जब उस जगह को अनफोल्ड करता है उसे एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर कुछ कौड़िया होता है। वो उस कौड़ी से खेलता है, पर एक कौड़ी मानो ऊपर जब वो फेंकता है वो नीचे नहीं आता, वो ऊपर वाले कमरे में चला जाता है एक छेद की मदद से। अयान तब डर जाता है और वो उस कमरे में जाता है, पर उसे उस कमरे में कोई भी नहीं दिखता। रात में खाते टाइम डाइनिंग टेबल पे हम देखते हैं नूरी कंप्लेन करती है कि मुझे इधर डॉग की स्मेल आ रहा है, इसी के साथ इधर ना वाईफाई है ना इंटरनेट है, और इधर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, हमको इधर से जल्द चले जाना चाहिए। पर उसके फादर मानो उसके बात पे ध्यान नहीं दे रहे। वो बोलते हैं अगर कुत्ता होता तो वो भौंकता। और ये सुनने के बाद नूरी को गुस्सा आता है, वो प्लेट छोड़ के उधर से चली जाती है। उसकी मम्मी मानो उसे समझाती है कि रिदवान अपने बच्चे के लिए थोड़ा नरम हो, तुमको पता है ना इससे पहले क्या इंसिडेंट हुआ था, बच्चे उससे उभर नहीं पाए। फिर अगले दिन सुबह हम कुछ अनयूजुअल चीजें नोटिस करते हैं, जैसे गुलनार के कमरे में हम देखते हैं जो मिरर होता है उसके पीछे जो ड्रॉयर था उसमें ऑटोमेटिकली तेल नीचे गिर जाता है। उसे थोड़ा डर लगता है। उसी के साथ नूरी को दिखने को मिलता है जो चाचा होते हैं वो किसी एक कमरे में जाते हैं खाना लेके, और उधर कुछ आवाज हो रहा था। नूरी जब नीचे झांकता है उसका भाई आके उसे डिस्टर्ब कर देता है। भागते भागते वो लोग फैमिली के इर्द गिर्द बातचीत कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं कि बाहर कुछ लड़के आते हैं और चीखते चीखते उनके कमरे में एक पत्थर मारता है। जब ये लोग बाहर जाते हैं नूरी देखते हैं कि उसके दरवाजे पे लिखा हुआ था काफिर, और ये देखने के बाद नूरी मानो शौक में चली जाती है। वो अपने मम्मी को बोलती है आपने बोला था कि ये फिर कभी नहीं होगा। दूसरी जगह हमको देखने को मिलता है रिदवान मिलने के लिए चला जाता है एमएलए साहब से। एमएलए साहब से मिल रही वो बोलता है कि मैं
कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बेटे को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लूं। आप अगर मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और बताएंगे कि आपके क्या किसी से जाती दुश्मनी है, कुछ बात जो आप हमको बताना चाहते हो तो बता सकते हो। एमएलए जी कुछ भी नहीं बताते, ये बोलते हैं मेरा दुश्मन जो भी है सामने है, पीठ पीछे कोई भी नहीं है, ये काम आपका है कि आप ढूंढ निकाले। और एमएलए साहब के घर से बाहर निकलते हुए हम खालिद करके वही लड़के को फिर से देखते हैं। फिर हमको एक खुफिया अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पर हम वही खालिद और उस आदमी को देखते हैं जो कि एक साथ किसी मास्टर जी से बात कर रहे थे। मास्टर जी बोलते हैं कि नई खेती की हमको जरूरत है, जल्दी ही हमको ढूंढना पड़ेगा, भले पुलिस कितना चौकन्ना रह जाए, 7 दिन के अंदर हमको नई खेती चाहिए। फिर एक एरिया में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे द्वारा पत्थरबाजी करा जा रहा है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से शौकत एक बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा अपने भाई को लेके भाग जाता है। वो बच्चा भागते भागते एक पुल की तरफ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वही फूल को। वो उस फूल को छूता है, उसके पहले फिर से उसका भाई उसे बुला लेता है और बोलता है जल्दी घर चल, अम्मी बुला रही है। और रात को जब रिदवान घर आता है उसे पता चलता है कि उसके घर में आज क्या कुछ हुआ है। नूरी कमरे से बाहर नहीं आई। रिदवान खुद कपड़ा उठा लेता है और सलीम चाचा से वो कपड़ा लेके काफी लिखा को वो मिटाने लगता है। फिर अगले दिन रिदवान स्कूल में जाता है और शोएब के बारे में पता करता है, उसके दोस्त के बारे में। वो बोलते हैं कहाँ, वो पढ़ाई में अच्छा था, हमसे मिलता जुलता भी था, पहले अपने कार की सैर भी कराता था। फिर उसका एक नया दोस्त बना था जो कि स्कूल के बाहर ही रहता है, उसका नाम तो हमको नहीं पता। वो उससे बहुत कुछ सिखाता था। वो बाद में हमको काफिर बोलने लगा क्योंकि हमारे पापा पुलिस ऑफिसर से, बाद में हमसे बात करना भी उसने छोड़ दिया था। फिर उसके मैडम से वो मिलते हैं जहाँ पर मैडम जी बोलते हैं शोएब बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, हाँ बीच में उसका बर्ताव थोड़ा चेंज हो गया था। आप लोगों को तो पता है पुलिस ऑफिसर्स को कश्मीरी कैसे देखते हैं, पर सर हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों के मन में ये सब कुछ ना घुसने दे। बाहर का कौन क्या सिखा रहा है हमको पता नहीं, पर हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता, हम लोग हमारे देश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। फिर हम रूम में नूरी को देखते हैं जो कि अपना फेसबुक चेक कर रही होती है। वो अपने दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जो कि उसके स्कूल के ही थे, पर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तभी हम देखते हैं खालिद करके वही लड़का उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। नूरी तब बहुत खुश होती है। तभी उसको एक स्मेल आता है, उस स्मेल का पीछा करता है, वो एक कुत्ते का होता है। तभी हम देखते हैं एक लकड़ी के ऊपर कुत्ते का सलाइवा लगा हुआ है जो कि नूरी उठाते ही उसको मानो ट्रॉमा हो जाता है, उसको पैनिक अटैक आने लगा था। वो अपनी मम्मी के कमरे में जाता है और मानो उसको किसी ने एकदम जकड़ रखा था। उसके मम्मी भी उसे देख के शॉक हो जाती है और उसी के साथ ही साथ वो रिदवान को उठाती है। रिदवान इधर उधर देखता है, कुछ भी नहीं था। अपने बेटी को पहले वो स्टेबल करता है, फिर वो घर के बाहर जाता है। घर के बाहर जाते ही उसे उस कुत्ते का लकड़ी दिखता है जहाँ पर वो अपने बेगम को बोलती है कि उसे कुत्ते के सलाइवे से एलर्जी है, तुमको पता है, इस वजह से वो दौरा आया होगा, इतना चिंता मत करो। दूसरी जगह हम फिर से सलीम चाचा को देखते हैं जो कि वही कमरे में मछली और खाना लेके जाते हैं हर रोज। फिर हम रात को अयान को देखते हैं जो कि फिर से उसी बच्चे के तलाश के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसे फाइनली वो लड़का दिखता है, असलियत में वो लड़का नहीं था, वो एक स्प्रिट था जो कि वही कौड़ी उसे खेल रहा होता है। अयान उसे बोलता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम मेरे दोस्त बनोगे और हम लोग एक साथ खेलेंगे। तभी हम देखते हैं काला सा साया अयान की तरफ बढ़ने लगता है और उस लड़के की आत्मा की आंखें मानो जल रही होती है। फिर हमको दूसरे दिन दिखाया जाता है वही लड़का जो कि उस दिन पत्थरबाजी में था, वो नाव से मछली पकड़ रहा था। वो थोड़ी दूर निकल जाता है, तभी मानो उसको हेलुसिनेट होता है और वही फूल दिखता है और तभी उधर से वो भी गायब हो जाता है और उसका बाल मिलता है, जहाँ पर रिदवान शौक हो जाता है कि बीच नदी के अंदर से एक बच्चा कैसे गायब हो सकता है। फिर हमको एक आदमी को दिखाता है जो कि बहुत स्पीशियस होता है। वो अपने बैग में कुछ पैसे और कुछ सामान लेके आया था और वो सीधा जुनेद से मिलता है वही खुफिया अड्डे पे। पर इस बार पुलिस उधर पहुंच जाता है और उस आदमी को गोली मार देते हैं और जुनेद उधर से भाग निकलता है। फिर हमको जुनेद और खालिद को दिखाया जाता है जो कि एक साथ बैठे हुए थे और मास्टर जी उनको बोल रहे थे पुलिस बहुत एक्टिव हो चुकी है, पर हमको हमारा मकसद नहीं भूलना। रात में हम देखते हैं कि खालिद और नूरी चैटिंग कर रहे थे। फिर से नूरी को वही आवाज सुनाई देता है और स्मेल भी। नूरी इधर उधर रात को फिर से भटकने लगती है। खालिद से यही चैट कर रही थी कि अगले दिन मैं स्कूल के बाद तुमसे मिलूंगी मार्केट एरिया में। और दूसरी जगह पुलिस को कुछ डीकोड्स ऑडियो मिले थे जहां पर यह बताया गया था कि कौन सी स्कूल से कौन से बच्चे को उठाया जाएगा। पुलिस उसको डीकोड करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जगह हम देखते हैं कि नूरी स्कूल से वापस आते ही सीधा ऊपर चली जाती है। मानो खालिद से मिलने के बाद उसका स्वभाव पूरा बदल चुका था। वो ऊपर जाते ही खालिद को टेक्स्ट करती है। तभी मानो फिर से एक जोर से आवाज होता है और नूरी उस आवाज के पीछे जाती है। पीछे जाते जाते वो ऊपर वाले मंजिल में पहुंच जाती है जहाँ पर सलीम चाचा हर रोज खाना डालते हैं। वो जाते हैं और घबरा रही थी। इधर उधर मानो चीजें हिल रहे थे और कभी मानो उसके सामने एक काला सा साया आ जाता है और नूरी उसे देख के घबरा जाती है। वो भागने लगती है पर दरवाजा लॉक हो जाती है। नूरी के ऊपर मानो वो काला साया हावी हो जाता है
और नूरी अपने माँ को पुकारते जाती है। फिर हम देखते हैं कि नूरी की माँ भागते हुए ऊपर वाले कमरे में जाती है पर अपनी बच्ची को कहीं भी नहीं ढूंढ पाती। सिर्फ उसको मिलता है वही कटा हुआ बाल और वो चीखने लगती है। फिर अपने पति को बुलाती है और मानो रिदवान भी शॉक हो चुका था क्योंकि जो डिकोड वाला लिस्ट मिला था उसमें तो नूरी का नाम ही नहीं था। फिर हम देखते हैं कि सलीम चाचा रिदवान को बोलते हैं कि मैंने नूरी को मार्केट एरिया में एक लड़के के साथ देखा था और उसका एक स्केच बनवाते हैं। दूसरी जगह नूरी की स्कूल मैडम उनसे पूछने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं कि नूरी आज स्कूल क्यों नहीं आई, हालत बहुत ही खराब है, धीरे धीरे बच्चे गायब हो रहे हैं, नूरी सही सलामत है ना। रिदवान बोलता है हाँ उसे बस थोड़ा सा जुकाम है इसलिए वो घर में ही है। रिदवान फिर एक्स एमएलए के वाइफ से मिलती है क्योंकि उस दिन वो कुछ बताना चाहती थी पर एमएलए साहब ने उसके वाइफ को तब घर के अंदर भेज दिया था। बहुत मुश्किल से उनसे मिलना हुआ और वो ये बताने लगी कि जो लड़का है ना जिसकी आप फोटो दिखा रहे हो वो मेरे बेटे के साथ कुछ दिनों पहले मिला था, मेरे बेटे को ऐसे ऐसी चीजें वो सिखा रहा था जो कि बिल्कुल सही नहीं था। वो बोलने लगा मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे पत्थरबाजी करना है और एक दिन मुझे इस पूरे दुनिया का मालिक बनना है और इसके लिए अगर मुझे कुर्बानी भी देना पड़ा तो भी मैं जन्नत में जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि पुलिस को एक लीड मिलता है वही खालिद के बारे में और वो लीड को ट्रेस करते हुए खालिद के घर तक पहुंचते हैं। खालिद भाग जाता है पर उसे बाद में पकड़ लिया जाता है पर उसके डेस्क में एक फोन मिलता है। जो फोन जब वो ऑन करता है उसमें नूरी का एक कन्फेशन वीडियो रहता है जहाँ पर वो बोलता है कैसे उसे जन्नत नसीब होगा और ऐसे लोगों को वो काफिर मानता है और मानो वो कन्वर्ट हो चुकी थी, किस पे मैं नहीं बता सकता इस वीडियो में। ये देखने के बाद मानो रिदवान के पैरों तले जमीन खिसक चुका था। वो फिर अपने घर में जाता है और उसके स्कूल बैग को चेक करने लगता है। उसकी वाइफ बोलती है इस घर में कोई तो है, मेरी बेटी की गूंज मुझे इस घर में सुनाई देता है। तब रिदवान उसे डांट लगाता और ये बोलता है अपने मनगढ़ंत कहानी बंद करो, हमारी बेटी क्या बन चुकी है तुम्हारे पता है। इस बात पे उन दोनों में बहस हो जाता है और वो बोलता है तुम्हारे वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत है, तुम लोगों से इसलिए वो इतना नफरत करती है, तुमको याद है तुमने क्या किया था। कुछ टाइम पहले हमको ये दिखाया जाता है कि एक जगह सेम सिचुएशन हुआ था जहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ कम्युनिटी लोगों को होस्टेज बना के रखा था जो कि स्कूल एरिया था, जहाँ पर रिदवान की पूरी टीम जाती है और गोलीबारी करती है। उसमें एक बच्चा भी मारा जाता है एकदम नूरी की आंखों के सामने और तब से नूरी अपने पापा से नफरत करती है। पर नूरी की वाइफ बोलने लगी कि इस घर में कुछ न कुछ है, मुझे इस घर में एक कबट के पीछे पुराना मंदिर मिला है, कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है, मुझे इधर साए दिखते हैं। पर रिदवान मानो एक भी बात सुनने से नाराज है। वो नूरी को बोलता है कहीं से भी मैं मेरी बेटी को ढूंढ लाऊंगा। फिर हम देखते हैं जुनैद फिर से मास्टर जी से बात करती है और ये बोलता है कि खालिद पकड़ा गया है और नई खेती हमको कहाँ से मिलेगा। तब मास्टर जी बोलता है कि खेती का प्रबंध मैंने कर लिया है, वो तुम्हारा खुद का भांजा है। जुनैद ये बात सुन के थोड़ा शौक हो जाता है पर उसे पता था कि मकसद के आगे कुछ भी नहीं है। वो अपने भांजे के स्कूल में जाता है और अपने भांजे को गला लगाता है और सब कुछ समझाता है। और उस दिन रात को हम फिर से हवेली में देखते हैं जहाँ पर हम सलीम को देखते हैं वही खाना और मछली लेके वही ऊपर वाले कमरे में जाते हुए। पर इस बार उसका पीछा गुलनार करती है और बोलती है कि तुम इधर खाना लेके क्यों आए हो, इधर कौन खाना खाता है। सलीम कुछ बोल नहीं पाता इसलिए वो आंखों के इशारों से समझाता है कि इधर अब मत रहिए, वो लोग खाना खाएंगे। फिर भी गुलनार बोलती है कौन। फिर हम देखते हैं कि लाइट्स बुझ जाते हैं। सलीम चाचा के अंदर किसी औरत का स्पिरिट आ जाता है। सलीम चाचा के आंखें एकदम सफेद हो जाते हैं और जब उसके पूछने पे वो औरत बताती है कि हम लोग एकदम शांति से नहीं है, किसी को भी रहने नहीं देंगे, जिसने भी हमारे साथ सब कुछ किया है कोई भी नहीं बचेगा। गुलनार तब उससे माफी मांगती है और बोलती है मेरी बच्ची नूरी से मुझे मिला दो, उसने किसका क्या बिगाड़ा है। तभी हम देखते हैं कि एक स्पिरिट एक काला साया बाहर निकलता है और गुलनार उसके तरफ हाथ बढ़ाती है और वो मानो किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है जहाँ पर पूरा ब्लैकआउट होता है। वो देखते हैं हर गायब हुए छोटे छोटे बच्चों को जो कि उधर बैठे हुए थे। उसकी मम्मी को वो नहीं पहचान रही थी गुलनार और फिर मानो उसका भ्रम टूटता है और फिर से वो प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि खालिद को पकड़ लिया जाता है और उसको टॉर्चर करा जाता है पर वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर उसको पीटते पीटते रिदवान बोलता है कि इसे मार ही डालते हैं और अपना गन को लोड करता है। पहला फायर वो खाली करता है, फिर गोली डालता है और फायर करने ही वाला था फिर वो सच बताना शुरू कर देता है और एक एक करके वो बताता है इतने कच्चे उम्र में अगर हम बच्चे लोगों को उठा लेते हैं और पाकिस्तान भेज देते हैं, आगे जाके हमारे वो एकदम शागिद होते हैं, कोई भी काम वो कर देते हैं। और इससे पहले सीरिया अफगानिस्तान में होता रहता था, नया शुरू हुआ है कश्मीर में और ये सीधा पाकिस्तान जाता है। पर जब वो पूछते हैं कि मास्टर जी कौन है, वो बोलता है इससे पहले उनको किसी ने भी नहीं देखा, मैं बस मेरे एरिया कमांडर जुनैद को बताता हूँ। और इस बार मास्टर जी ने उसके ही भांजे को भेजने के लिए बोला है और उसका पूरा चिट्ठा और लोकेशन वो दे देता है। लोकेशन जब मिलता है तब उधर रिदवान जाता है। वो देखता है कि उसके चाचा जुनैद और किसी आदमी द्वारा उस छोटे से बच्चे को पाकिस्तान के रास्ते भेजा जा रहा है। वो उनका पीछा करता है और गोली चलाता है उस आदमी के ऊपर। वो आदमी तो मर जाता है पर
वो जो जुनैद था वो अपने भांजे को पकड़ने जाता ही है, उसका भांजा भागने लगता है और उसके हाथ में वो गन भी होता है। तभी रिदवान अपना गन डाल देता है और बच्चे को भी गन सरेंडर करने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक काला साया आता है और उस बच्चे को पेड़ के अंदर खींच लिया जाता है। वो बच्चा गायब हो जाता है और जुनैद उधर से भाग जाता है। उसे लगता है कि रिदवान ने उसके बच्चे को पकड़ लिया है। फिर उसी दिन रात को रिदवान अपने बीवी के कहने पे वही ऊपर वाले मंजिले पे जाते हैं। सलीम चाचा भी होता है, उसके साथ खाना भी होता है। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम हो जाता है पर कोई भी हलचल उधर नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि उधर आयान आता है। आयान आते ही सलीम चाचा सबको चुप रहने के लिए बोलते हैं और देखते हैं कि खाना तुरंत गायब हो जाता है और आयान के अंदर फिर वो आत्मा आ चुका था। और आयान से उसकी बीवी पूछती है कि बेटा आप कौन हो। वो सब कुछ बताती है कि मैं इस घर में मेरे पूरे परिवार के साथ रहता था, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दीदी और इसी के साथ मेरा एक कुत्ता भी रहता था और हम सारे लोगों को मार दिया गया। तब जब वो पूछती है कि किसने आपको मारा, वो बच्चा अपना सर फाड़ने लगता है, अपने उंगलियों से खून निकल रहा था उसका। तभी हम देखते हैं दरवाजे पर घंटी बजती है जहाँ पर टीचर जी होती हैं। वो बोलती है कि हालत खराब है, आपने आज जो बाहर किया था एक बच्चे को, उसको लगता है कि आपने उस बच्चे को उठा लिया है, इसलिए पूरे लोग आ रहे हैं आपके घर की तरफ हमला करने के लिए। आपको जल्द से जल्द इधर से भाग जाना चाहिए। इतनी देर में ही हम देखते हैं कि घर की तरफ हमला हो जाता है जुनैद और उसके लोग द्वारा और घर में अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू हो जाते हैं। कैसे भी करके रिदवान सबको संभालता है पर उसके वाइफ के पैर में गोलियां लग जाते हैं। इसके साथ हम देखते हैं बहुत सारे गोलियां चलने की वजह से रिदवान भी मानो घायल हो चुका था और दूसरी जगह स्कूल टीचर आयन को लेके नीचे छुपे हुए थे। फिर घर में वो लोग केरोसिन वगैरह डालने लगे थे, मानो उन लोगों को जिंदा ही जला देंगे। तभी मानो पुराना फोन जो कि बरसों से डट पड़ा हुआ था वो बजने लगता है और सामने से एक आदमी भागते हुए आता है। ये मानो एक हेलुसिनेशन था। जहाँ पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि फोन उठाता है और अपना भाई सुब्रत के बारे में पूछता है। जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि एक हिंदू फैमिली है जो कि लोगों की मदद करते हैं। और इधर जो कश्मीर में बारामुल्ला में जो तब चल रहा था, हिंदू पंडितों को टारगेट करा जा रहा था, तो इनके घर में भी वो हमला हो रहा था। और इनके घर में सलीम चाचा पहले ही काम करते थे। इनकी छोटी लड़की के साथ एक बच्चा खेल रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो जो छोटी बच्ची थी वो मुस्लिम होती है, इसलिए उसकी माँ बोलती है कि बेटी तुम चले जाओ, तुमको ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। सलीम चाचा ने डॉक्टर को बताया हमको इस जगह छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हालत बहुत ही नाजुक है, दिन दहाड़े गोली चल रहे हैं, मारा जा रहा है सबको। डॉक्टर राजी होते हैं और सामान वगैरह वो लोग पैक करने ही लगे थे। तभी हम देखते हैं उसकी जो पत्नी होती है अपने बच्ची के सर वगैरह के पूरे बाल काटने लगती है और एक मुस्लिम टोपी उसे पहना देती है। पहना देने के बाद वो बोलती है बेटी तुम इधर छुप जाओ, मैं अगर नहीं कहूँ तो बाहर मत निकलना। तब तक घर में हमला हो चुका था। सलीम को काफिर बोलते हैं उसका जीप काट लिया जाता है और डॉक्टर को गोली मार दिया जाता है और उसके पत्नी को भी, और दरवाजा खोलते हुए उसके छोटी बच्ची का भी। और ये सब लोग हेलुसिनेट करते हुए ये सब कुछ देख रहे थे कि इस घर में क्या हुआ था। और आप सबको पता है इन सबको कैसे पता चला कि कौन से कमरे में ये लोग छुपे हुए थे? वो जो छोटी बच्ची थी ना, जिनको इन्होंने बोला था कि आपको कुछ भी नहीं करेंगे, आप उनके कम्युनिटी से हो, आप तुरंत इधर से निकल जाओ, वो बच्ची इनके साथ ही खेल रही थी। पर ये बच्ची जाके इन सबको बता दिया कि काफिर लोग इधर छुपे हुए हैं। फिर हमको प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि पुलिस भी उधर आ चुकी थी बैकअप देने के लिए और पुलिस ने कुछ लोगों को गोली भी मार दिया था। जुनैद तब कमरे के अंदर चला गया था। रिदवान तब घायल भी होता है। जुनैद के हाथों में गन था और उसके आंखों के सामने स्कूल टीचर होती है और उसी के सर में वो गन तान देती है और बोलती है मुझे जाने दो नहीं तो इसे जान से मार दूंगा। उसके पास तब कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपना गन डाल ही रही थी। तभी हम देखते हैं ऊपर वाले बैल्कनी से एक गोली चलती है जो कि सीधा मैडम के छाती पे आके लगता है और मैडम नीचे गिर जाती है। और दूसरी जगह हम देखते हैं पीछे से रिदवान आता है और वो सीधा जुनैद के ऊपर 2 राउंड फायर कर देता है। फिर हम देखते हैं रिदवान आता है और जुनैद के पॉकेट से फोन निकलता है। आज जो डायल कॉल है मास्टर जी को वो कॉल करता है और वो फोन और किसी को नहीं, मैडम जी के पॉकेट से निकलता है। मतलब जो स्कूल टीचर मैडम थी वही मास्टर जी है जो कि वॉइस क्लोनिंग से बात कर रही थी और ये उनके आंखों के सामने था पर किसी को पता नहीं चला। इसी के साथ और एक ट्विस्ट भी है, आपको फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आपको याद है जो छोटी बच्ची कमरे में खेल रही थी और सबको बताया कि ये लोग ही काफिर है, ये और कोई नहीं यही मैडम जी है। मतलब इन घर वालों ने भी इस बच्ची से बदला ले लिया है जो कि आज बड़ी हो चुकी है। फिर हम देखते हैं वही मरे हुए फैमिली को जो कि मानो ऊपर वाले कमरे से इनको थैंक यू बोल रही थी और इसी के साथ मानो सबका भ्रम टूटता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि नूरी भी उस कमरे से बाहर आती है
और सारे बच्चे भी तब धीरे धीरे लौटने लगते हैं। फिर 6 महीने बाद हमको मुंबई में दिखाया जाता है, जो सुब्रत होता है वो जिंदा रहती है, उससे रिदवान की फैमिली मिलती है और वही कुछ कुछ सामान उनके फैमिली की वो देती है। सुब्रत तो फिर अपने भाई के हर एक निशानी को देख के रोने लगता है। 2016 में बारामुल्ला के इंसिडेंट को दिखाया गया है। ये स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस है, ये बोला गया है, और ऊपर से ये कश्मीरी पंडित के ऊपर है, कैसे कश्मीरी पंडित को अपने घर से ही भगाया गया, कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, कितने लोग लापता हो गए। यही था बारामुल्ला मूवी की एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को कैसा लगा इस मूवी की एक्सप्लेनेशन? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइएगा।